हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद कृष्णा चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। आज की इस क्लास में हम भारत का भौगोलिक विभाजन का अगला जो पार्ट है, उत्तर का विशाल मैदान, हम पढ़ेंगे। हम भारत के भौतिक विभाजन की जब बात किए थे तो वहाँ पर हमने कई समूहों में बांटा था भारत को, जैसे कि उत्तर के पर्वतीय प्रदेश और उत्तर का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, तटवर्ती मैदान इत्यादि जो आपका चैप्टर था वो आप पढ़ चुके हैं। उसमें हमने कई चैप्टर में हिमालय को पढ़ लिया है और आज के इस चैप्टर में हम उत्तर के विशाल मैदान पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम मैप में चीज़ों को समझेंगे और उसके विषय में जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से आपको लिखने हैं या पीटी में क्वेश्चन बन सकते हैं, उन पर डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे इंडिया का मैप हमने दर्शाया हुआ है। तो सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि जो उत्तर का विशाल मैदान है वो एक्चुअली है कहाँ पे उसकी लोकेशन है। तो देखिए, ये जो भारत का उत्तरी क्षेत्र है, सबसे उत्तर में तो पर्वतीय प्रदेश है, यहाँ तो सब हिमालय और आपने सब कुछ पढ़ रखा है। इसके बाद में जो एरिया है ये इस तरह से, ये एरिया जो है ये मैदानी क्षेत्र है। देखिए, यहाँ पर ये राजस्थान का एरिया एक हमने अलग सेक्शन बनाया है। इसी तरह से आप मैप में ड्रा करेंगे, ये एक राजस्थान के क्षेत्र का एक एरिया है। ये पूरा उत्तर का ही विशाल मैदान है क्योंकि मुख्य रूप से ये उत्तर भारत में ही स्थित है, इसीलिए इसको उत्तर का विशाल मैदान कहते हैं। और ये हिमालय के बाद में, हिमालय की 3 श्रेणियाँ आपने पढ़ी थी, जो शिवालिक श्रेणी है उसके बाद में जो क्षेत्र है वो उत्तर का मैदान कहलाता है। तो ये एक राजस्थान के एरिया में एक अलग सेक्शन बनाएंगे, ये है राजस्थान का मैदान। इसका नाम लिख लेंगे, अभी इसका हम वर्गीकरण आपको पढ़ेंगे। पहले मैप पे हम पढ़ लेते हैं राजस्थान का मैदान, राजस्थान का मैदान। इसके बाद में ये जो एरिया है ये आप देख रहे हैं, ये पंजाब, हरियाणा और दिल्ली का क्षेत्र है। ये पंजाब, हरियाणा और दिल्ली का क्षेत्र है। इस मैदान को जो नाम दिया गया है इसको पंजाब और हरियाणा का मैदान कहा जाता है। इसको कहते हैं पंजाब और हरियाणा का मैदान। इसमें कौन कौन से क्षेत्र हैं? इसमें पंजाब आ गया, इसमें जो है आपका हरियाणा आ गया और इसमें दिल्ली भी आ गया। तो ये सब एरिया जो है इसी क्षेत्र में आते हैं। इसको पंजाब का मैदान भी कहा जाता है, पंजाब और हरियाणा का मैदान भी कहा जाता है। इसके बाद में ये जो मैदान का क्षेत्र है जहाँ पे आप उत्तर प्रदेश, बिहार और ये पश्चिम बंगाल ये सब चीज़ देखते हैं, खास करके उत्तर प्रदेश और बिहार का जो एरिया है ये गंगा का मैदान कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर प्रमुख रूप से जो प्रवाहित नदी है वो गंगा है, इसीलिए इस मैदान को गंगा का मैदान कहा जाता है। और गंगा के मैदान को 3 भागों में बांटा गया है। यहाँ गंगा का मैदान उत्तर प्रदेश से शुरू होकर के पश्चिम बंगाल तक जाता है और उसके बाद आगे बांग्लादेश में भी है। तो बांग्लादेश को हमें पढ़ना नहीं है, लेकिन पश्चिम बंगाल तक हम पढ़ेंगे। तो मुख्य रूप से 3 बड़े प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल, यहाँ जो मैदान फैला है इसको गंगा का मैदान कहा जाता है। तो गंगा के मैदान के 3 भाग किए गए हैं। एक जो यहाँ पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एरिया है, इसको भी हम पूरा डिस्कस करेंगे कि कौन सा एरिया जो है कहाँ से डिवाइड किया गया है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, किन चीज़ों के कारण उसे अलग रखा गया है। तो ये जो कहलाता है ऊपरी गंगा का मैदान, ये है ऊपरी गंगा का मैदान। इसके बाद जो एरिया है ऊपरी गंगा का मैदान, इसके बाद में ये मध्य गंगा का मैदान कहलाता है। ये जो बिहार का पूर्वी एरिया है, आधा बिहार तो उसी में चला गया लगभग, इसके बाद का जो एरिया है इसको कहते हैं मध्य गंगा का मैदान। मध्य गंगा का मैदान, ये सभी है गंगा के मैदान में ही, 3 भाग हैं इसके। और जो पश्चिम बंगाल का विशेषता एरिया है, कुछ बिहार का पार्ट और कुछ पश्चिम बंगाल का पूरा पार्ट और बांग्लादेश, ये कहलाता है निम्न गंगा का मैदान, यानी सबसे निचला मैदान जो है गंगा का,
यही है। तो इसको कहते हैं निम्न गंगा का मैदान। निम्न गंगा का मैदान। मैप को समझ लीजिए, अभी सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा, क्या क्या चीजें हमें यहां पर मैदान से संबंधित जाननी है। तो देखिए, एक हमने यहां पर राजस्थान का एरिया अलग दिखाया है, इसको राजस्थान का मैदान कहा जाता है। इसके बाद में पंजाब का मैदान है, या पंजाब और हरियाणा का मैदान, जिसमें पंजाब, हरियाणा और दिल्ली शामिल हो रहा है। यहां पर ऊपरी गंगा का मैदान उत्तर प्रदेश का जो पूरा पश्चिमी क्षेत्र है, और उसके बाद में आपका बिहार के आसपास का जो एरिया है वो मध्य गंगा का मैदान कहलाता है, और निम्न गंगा का मैदान जो है उसके बाद में आपका आता है जो वेस्ट बंगाल में है। तो इस तरह से 3 पार्ट में ये तीनों जो है वो गंगा के मैदान कहलाते हैं। इनको जो है गंगा का मैदान कहा जाता है। इसके बाद में हमारा जो प्रदेश, यहां पर एक असम प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश के बाद में यहां पर असम प्रदेश है। तो यहां पर भी ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा जो है मैदान का निर्माण किया गया है, ये असम में। तो असम के मैदान को ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहा जाता है, और चूंकि इसका ज्यादातर एरिया असम प्रदेश में ही है, इसलिए इसको असम का मैदान भी कहते हैं। तो ये है ब्रह्मपुत्र का मैदान। ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया जाता है, इसीलिए ब्रह्मपुत्र का मैदान इसे कहा जाता है, और इसका सबसे अधिक एरिया असम में है, इसीलिए असम का मैदान भी बोलते हैं। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि खास करके ये प्रादेशिक जो विभाजन है, जो प्रदेश के हिसाब से बांटा गया है वो है। तो यहां पर अब हम मैदान का वर्गीकरण कर लेते हैं। उत्तर के विशाल मैदान का वर्गीकरण, क्या क्या हमें पढ़ना है। उत्तर के विशाल मैदान का विभाजन कर लेते हैं, पहले बांट लेते हैं टुकड़ों में, तभी उसको हम आसानी से पढ़ सकेंगे, क्योंकि क्वेश्चन भी आपके उसी विभाजन के आधार पर बनेंगे। पूरा का पूरा नहीं रख दिया जाएगा, कोई एक सेक्शन पे आपसे क्वेश्चन पर्टिकुलर किया जाएगा। तो विभाजन जो है वो 2 तरीके से किया गया है। 2 तरीके से विभाजन किया गया है। एक किया गया है भौतिक विभाजन, भौतिक, या इसको स्थलाकृतिक कहते हैं, स्थलाकृतिक। और दूसरा जो विभाजन किया गया है उसको प्रादेशिक विभाजन कहते हैं। यानी एक में जो है संरचना के आधार पर है कि इस मैदान की स्ट्रक्चर क्या है, संरचना क्या है, वहां पे किस प्रकार का जमाव है। मैदान का निर्माण जो है अवसादों के जमाव से होता है, अभी डिस्कस करेंगे। तो एक विभाजन भौतिक विभाजन किया गया है, दूसरा प्रादेशिक यानी क्षेत्र के हिसाब से बांटा गया है, जिसको हमने यहां पर लिखा है। तो पहले यहां पर हम प्रादेशिक नोट कर देते हैं। प्रादेशिक में पहला जो हमने लिखा, राजस्थान का मैदान हमें पढ़ना है। राजस्थान का मैदान मैप पे आप देख रहे हैं। दूसरा जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे गंगा का मैदान। गंगा का मैदान, और इसमें 3 भाग हैं। गंगा के मैदान में 3 हैं, ऊपरी, मध्य और निम्न, निचला। 3 गंगा के मैदान के विषय में डिस्कस करेंगे। और फिर तीसरा जो प्रादेशिक विभाजन हम पढ़ेंगे, ब्रह्मपुत्र का मैदान। ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो 3 ये प्रादेशिक विभाजन हो गए। और ये जो भौतिक विभाजन है, भौतिक विभाजन जो है इसमें जो संरचना है उसके आधार पे किया गया है। तो यहां पर भौतिक विभाजन में जो मुख्य रूप से वर्गीकरण है वो पहला है भाबर। भाबर, यही इंग्लिश में भी नाम रहेगा भाबर। और दूसरा जो है वो है तराई। देखिए, किसी क्षेत्र का नाम नहीं है तराई, ना भाबर किसी क्षेत्र का नाम है। ये मैदान की संरचना, उसकी उत्पत्ति, उसके प्रकार के आधार पर बांटा गया है। और वो जो वर्गीकरण है वो क्षेत्र के आधार पर बांटा गया है। राजस्थान में पड़ रहा है तो राजस्थान का मैदान कह दिया, गंगा का क्षेत्र है तो गंगा का मैदान कह दिया, असम में है तो असम का मैदान कह दिया। और ये जो है भाबर, भाबर एक प्रकार है, वो भी डिस्कस करेंगे। तराई,
और तीसरा जो है वो है बांगर। बांगर, बांगर में दो इसमें और पढ़ेंगे। बांगर में हम इसमें भूड़ और रेह भी पढ़ लेंगे बांगर में साथ में। और चौथा जो डिवीजन हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे खादर, और पांचवा पढ़ेंगे डेल्टा। भूड़ और रेह को अलग से भी लिख सकते हैं आप, हैं बांगर में ही ये पाए जाते हैं, तो इसीलिए बांगर के साथ में हम ही से पढ़ लेंगे खादर और डेल्टा। तो इस प्रकार से ये पांच प्रमुख जो है ये भौतिक स्थलाकृति के आधार पर जो है मैदान के वर्गीकरण किए गए हैं। तो अब ये चीजें तो मैप पे हमने आपको बता दी कि कहां पर कौन सी चीजें स्थित हैं। वो चीजें कहां पर स्थित हैं, भाबर, तराई, बांगर, खादर और डेल्टा, तो ये सभी में है। ये ऊपरी गंगा के मैदान, मध्य गंगा के मैदान, निम्न गंगा के मैदान और पंजाब और हरियाणा का मैदान, इन सभी में जो है ये संरचनाएं जहां पर पाई जाएंगी इनके लक्षण के आधार पर उस मैदान को वही नाम, उस प्रकार की मिट्टी को वही नाम दिया जाएगा। तो चलिए आज हम सबसे पहले इन्हीं पे डिस्कस करेंगे, भाबर, तराई, बांगर, खादर और डेल्टा क्या होते हैं। तो इतना आप इसकी शॉर्ट ले लीजिए या बना लीजिए, क्योंकि इसकी जरूरत आपको पड़ेगी उत्तर के विशाल मैदान का वर्गीकरण दो आधार पे। जब आपको क्वेश्चन भी दिया जाएगा, पीटी के बहुत से क्वेश्चन तो बनेंगे ही इससे, जब आपको क्वेश्चन भी दिया जाएगा तो इन्हीं वर्गीकरण के आधार पर लिखने को दिया जाएगा, तो आप उसे आसानी से फ्रेम कर पाएंगे। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले कि जो विशाल मैदान है ये बना कैसे, कैसे इस मैदान का निर्माण हुआ। तो सबसे पहले इसका निर्माण हम पढ़ेंगे। जब हम हिमालय के निर्माण को पढ़ रहे थे तो वहां पर हमने सब कुछ डिस्कस किया था, उसी को थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे हम। प्लेट टेक्टोनिक्स को, प्लेट टेक्टोनिक्स आपको हमने समझाया था वहां पर कि किस प्रकार से भारतीय प्लेट जो है वो यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है। ये भारतीय प्लेट की जो गति है वो उत्तर पूर्व की तरफ है, और उधर जो यूरेशियन प्लेट है यानी तिब्बत और चाइना वाला भाग, ये उसमें भिड़ रही है। इस चीज़ को आप हिमालय की उत्पत्ति प्लेट टेक्टोनिक्स वाले में कायदे से समझ चुके हैं। तो वहीं पर आपने समझा था कि किस प्रकार से भारतीय प्लेट, ये भारतीय प्लेट जो है वो नीचे छेपित हो रही है, उसी को आप रिवाइज कर लीजिएगा। सिर्फ यहाँ पर हम मैदान को समझाएंगे आपको। और यूरेशियन जो प्लेट है वो इस तरह से ऊपर है और इनका अभिसरण हो रहा है। ये भारतीय प्लेट है और ये जो है यूरेशिया की प्लेट है, यूरेशिया प्लेट। इनके अभिसरण से हमने यहां पर पढ़ा था कि यहां पर हिमालय का निर्माण हुआ। पहले ग्रेटर हिमालय और मिडिल हिमालय और शिवालिक, आपने पढ़ा था कि तीन ये पर्वत श्रृंखलाएं जो है वो बनके तैयार हो गई हैं। और इसके पीछे आगे जो है तिब्बत का पठार, आगे जो है कुल्लू वगैरह, ये सब आपने पढ़ा था किस प्रकार से बन गया है। यहां पर जो टेथिस सागर का डाउन पार्ट बचता है, यानी अभी भी तो आगे नदियां अपना काम तो हमेशा करती रहती हैं, उसमें आपने पढ़ा था कि किस प्रकार से इस क्षेत्र को नदियों ने अवसाद से पाट दिया और फिर दबाव से ये पर्वत बन गए। ये बन गया हिमालय। इसको डिटेल में बताने की जरूरत नहीं, आप इसको सब पढ़ चुके हैं। अब इधर से शिवालिक की तरफ से नदियां आती हैं और यहां जो प्रायद्वीपीय भाग है यहां से भी बहुत सारी नदियां जाती हैं और वो अपना मलबा कहां जमा कर रही हैं, वो अपना मलबा जो है वो शिवालिक और प्रायद्वीपीय भारत के बीच में जो निम्न स्थान था यानी नीचा क्षेत्र था, जो टेथिस सागर का ही एक भाग है, उसमें जो है ये जमा हो रहा है और इसी से इस मैदान का निर्माण हुआ है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इस उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण कैसे हुआ है, तो आप जो हिमालय की उत्पत्ति में जो चीज़ आपने बताई कि भारतीय प्लेट जो है वो उत्तर पूर्व की तरफ गति कर रही है और यह प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे अभिसरित हो रही है, और इसी अभिसरण की वजह से टेथिस सागर में जो मलबा जमा हुआ था
उसके वलन पड़ने से हिमालय का निर्माण हुआ, जिसमें हमने ग्रेटर हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक के निर्माण को समझा था, उनका निर्माण होता है। उसके बाद जो निम्न क्षेत्र बच जाता है, क्योंकि यह प्लेट नीचे की तरफ गतिमान है, तो यहाँ पर झुकाव की वजह से एक खाली क्षेत्र है, वहां पर अनेक नदियों ने ला ला करके अपने अवसादों को पाटा है। इधर से आप जब अपवाह तंत्र को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे इधर से तमाम नदियां जाती हैं जो गंगा की सहायक नदियां हैं, और शिवालिक की तरफ से भी बहुत सारी नदियां, यानी हिमालय की तरफ से भी बहुत सारी नदियां आती हैं, गंगा में मिलती हैं, और गंगा एक मुख्य नदी है इधर की। यही सिचुएशन इधर सिंध के साथ में भी है, जो सिंधु नदी आप पढ़ेंगे वहां पर भी है। तो उन नदियों के द्वारा यहाँ पर अवसाद जमा किए गए हैं और उससे एक मैदान का निर्माण हुआ है, और चूंकि यह भारत के उत्तरी क्षेत्र में पड़ता है, इसीलिए इसे उत्तर का मैदान कहा जाता है, और ये बहुत विशाल है, इसीलिए उत्तर का विशाल मैदान कहते हैं इसको। फिर इसमें प्रादेशिक तमाम विभाजन है, इन चीज़ों को हम समझेंगे। तो उत्पत्ति आप समझ लिए, प्लेट टेक्टोनिक्स के हिसाब से आप इस मैदान के निर्माण को समझा देंगे। मैदान का निर्माण जो है वो नदियों के द्वारा काट करके, जो पर्वतीय प्रदेशों से या ऊंची भूमियों से मिट्टी काट करके लाई जाती है, उसके निक्षेपण से यानी अवसादन से होता है। इस प्रकार से जो मैदान का प्रकार है चट्टान का, वो अवसादी चट्टान होता है। मैदान क्या होते हैं? अवसादी मुलायम चट्टान होते हैं, और जो मुलायम अवसादी चट्टानें होती हैं वहाँ पर आसानी से कृषि की जाती है, और वो भूकंप से कम प्रभावित क्षेत्र होते हैं, क्योंकि अवसादी चट्टानें जो हैं वो भूकंप के झटकों को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो मुख्य रूप से भारत के कौन कौन से प्रदेशों में मैदान जो है पाए जाते हैं अवसादी मैदान? वैसे तो छुटपुट तरीके से बहुत सभी प्रदेशों में कहीं ना कहीं पाया जाएगा, लेकिन जो मुख्य रूप से मैदान है वो हमारा पंजाब से शुरू होता है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यहाँ ये पंजाब और हरियाणा का मैदान है। गंगा के मैदान में आप देखते हैं तो ये मध्य प्रदेश में भी आता है, तो ये जो है यहाँ पर उत्तर प्रदेश और बिहार, पश्चिम बंगाल मुख्य करके ये प्रदेश हैं। असम का जो मैदान है वो असम, मेघालय और इन सब क्षेत्रों में फैला हुआ है, मुख्य करके असम में ही फैला हुआ है, और राजस्थान में। तो अब हम जो है इसके स्ट्रक्चर पे बात करते हैं, भौतिक विभाजन पे। निर्माण को आपने समझ लिया, इतना ही आप लिखेंगे बस, इससे ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है निर्माण में। अब हम समझेंगे भौतिक विभाजन, यानी सबसे पहले हम बांगर, भाबर, इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। भौतिक विभाजन या इसको स्थलाकृतिक विभाजन भी कहते हैं, स्थलाकृतिक विभाजन। अगर आपसे एक और तरीके से क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि उत्तर से दक्षिण की तरफ जब विभाजन करेंगे तब भी यही विभाजन निकल करके आएगा। तो देखिए, भौतिक विभाजन में हमने सबसे पहले आपसे बताया कि भाबर। भाबर क्या है? तो भाबर जो है मैदान का वो क्षेत्र है जो शिवालिक के किनारे किनारे स्थित है। देखिए इसको समझिए, ये हमारा हिमालय है, ये ग्रेटर हिमालय है। ग्रेटर हिमालय के बाद आपको पता है ये मिडिल हिमालय है, मिडिल हिमालय के बाद में ये शिवालिक है। तो शिवालिक के बाद में मैदान शुरू हो जाता है, इस तरह से मैदान शुरू हो जाता है शिवालिक के। ये क्या है? ग्रेटर हिमालय, ये है मिडिल हिमालय और ये है शिवालिक, और इसके बाद में ये है मैदान। अब भाबर को समझने के लिए आप ये समझें कि शिवालिक की तरफ से नदियां उतरती हैं। शिवालिक की तरफ से जब कोई नदी जो है यहाँ मैदान की तरफ आएगी तो उसका वेग कम होगा या ज़्यादा होगा? तो निश्चित तौर से अगर कोई नदी पर्वतीय क्षेत्र से यानी ऊंचे क्षेत्र से नीचे की तरफ चलती है तो उसका वेग सर्वाधिक होता है, इसीलिए उस नदी को युवा नदी कहा जाता है। यंग, वो युवा नदी होगी, और युवा नदी का वेग सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि ढाल सर्वाधिक है और पानी जो है वो ढाल की वजह से बहता है। तो जहाँ पर ढाल ज़्यादा होगा वहाँ पर पानी का वेग सबसे ज़्यादा होगा, और अगर पानी का वेग ज़्यादा होगा तो उसको अपर्दन करने की जो उसकी शक्ति होती है बहुत ज़्यादा होगी, यानी वो मिट्टी का कटान ज़्यादा करेगा।
और उसके अंदर उस कटे हुए पदार्थ को ढोकर ले जाने की भी शक्ति ज़्यादा होगी। तो तीन चीज़ें यहाँ पर हमारी निकल के आती हैं कि यदि कोई नदी युवा अवस्था में है, यानी वो पर्वतीय प्रदेश से प्रवाहित हो रही है, तो उसमें तीन चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़, उसका वेग अधिक होगा। दूसरी चीज़, उसकी अपर्दन करने की शक्ति, अपर्दन करने से मतलब है चट्टानों को काटने की शक्ति ज़्यादा होगी। और तीसरी चीज़, उस चट्टानी कटे हुए मलबे को ढोकर ले जाने की, यानी बहाकर ले जाने की शक्ति भी ज़्यादा होगी। तो ये तीनों पावर्स यहाँ पर उसके पास ज़्यादा होती हैं और इसी वजह से ये चट्टानों के बड़े बड़े टुकड़े को काटती है। और फिर जैसे ही यहाँ शिवालिक के बिल्कुल जहाँ से मैदान शुरू होता है यहाँ पर आती है, तो ढाल एकदम से कम हो जाता है। यानी जितनी तेजी से वो प्रवाहित हो रही थी उतनी तेजी से अब वो प्रवाहित नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पर ढाल मंद हो गया। ऐसा नहीं कि ढाल है नहीं, लेकिन ढाल मंद हो गया। तो यहाँ पर आते ही, इस पॉइंट पर पहुँचते ही क्या होगा, इसका वेग कम हो जाएगा। वेग कम हो जाएगा तो फिर मलबे को ढोकर ले जाने की शक्ति कम हो जाएगी। तो जो वजन मलबा होगा, यानी यहाँ पर जो बड़े बड़े बोल्डर, बजरी, कंकड़, पत्थर वो अपने साथ लुढ़का करके लेकर चल रही थी, वो सब इसी शिवालिक के पद के पास में, यानी गिरिपद, गिर माने पर्वत होता है, गिरी पद यानी उसके चरण के पास में यहाँ पर जो बड़े बड़े टुकड़े होंगे, महीन को तो वो आगे ले जाएगी, लेकिन जो वजन सामान है, वजन मलबा है, वो सब यहीं पर इकट्ठा हो जाएगा। ये क्या है, ये कंकड़, ये सब कंकड़ होंगे, बजरी होगी, पत्थर होंगे, ये सब यहां पर जमा हो जाएंगे। और इसी जो कंकड़, बजरी, पत्थर जो इसी शिवालिक के समीप जमा हो गए, इसी को कहा जाता है भाबर। ये क्या है, ये भाबर है। भाबर का एक शंकु बन जाएगा, यानी एक कोन के जैसा एक पर्वत होगा इस तरह से, और पर्वत के यहां पर इस तरह से बड़े बड़े बोल्डर्स का एक कोन, एक शंकु बन जाएगा इस तरह से। इसको क्या कहा जाएगा, इसी जो क्षेत्र है जो बड़े बड़े टुकड़ों से बन करके बनता है, इसको कहा जाता है भाबर, और इसको शंकु भी बोला जाता है। भाबर का ये क्या है, ये शंकु है, कोन है एक प्रकार से। तो ये बड़े बड़े उससे बना है, चीजों को समझ लीजिए फिर नोट डाउन कर लेंगे। ये बड़े बड़े बजरी और पत्थरों से निर्मित हुआ है, तो फिर इसकी पारगम्यता ज्यादा होगी, यानी कि इसके अंदर जो है स्थान होगा, तो नदी का पानी जो है वो इसके अंदर अंदर प्रवाहित हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो नदी का पानी इसके अंदर अंदर प्रवाहित हो सकता है, क्योंकि अगर आप कहीं पे मौरंग लगा दें, गिट्टी का एक बहुत बड़ा सा ढेर लगा दें, तो पानी उसके अंदर से होकर के प्रवाहित हो जाएगा, आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, और पानी बह करके जब आगे निकलेगा तब आपको दिखाई पड़ेगा। तो भाबर की एक विशेषता आपने देख ली कि ये बड़े कंकड़ बजरी से बना होता है, ये शिवालिक या पर्वत के पद के पास में, यानी गिरिपदीय क्षेत्र में होता है। दूसरी चीज, बड़े बड़े चीजों से बना है, बड़े बड़े पत्थर, बजरी, कंकड़ इत्यादि पदार्थों से बना है। और ये क्यों इकट्ठा हुए, क्योंकि अचानक ढाल कम हो जाने की वजह से नदी इन बड़े पत्थरों को, बड़े टुकड़ों को बहाकर ले जाने में असमर्थ थी, इसीलिए ये पर्वत के किनारे यहां पर इकट्ठा हो गए। तीसरी चीज, अब जो नदी का जल है वो इसके अंदर से प्रवाहित होगा और फिर आगे जाके निकलेगा। अगर बहुत बड़ी नदी नहीं है, अगर बहुत ज्यादा पानी है, बहुत विशाल पानी है, तब तो वो पत्थरों को हटा के अपने लिए एक रास्ता निकाल लेगी और वो नदी दिखाई पड़ेगी। लेकिन अगर वो कम जल वाली नदी है, छोटी सरिताएं हैं, तो वो सब इसी के अंदर से प्रवाहित हो जाएंगी और वो फिर इस भाबर क्षेत्र के आगे जाकर निकलेंगी और बहुत सारी धाराओं में निकलेंगी। बहुत सी धाराओं में इसलिए निकलेंगी क्योंकि ये जो पत्थर और बजरी है, ये जल की धाराओं को डिवाइड कर देगा। एक धारा में पानी आ रहा था, वो अब तमाम धाराओं में बाहर निकलेगा। इस वजह से
आगे जा करके वो बहुत सारी धाराओं में निकलेगा। आपको लगेगा कि ये बहुत ज़्यादा दलदली क्षेत्र बन गया है, क्योंकि वो एक लाइन से नहीं बहेगा, वो बहुत से क्षेत्र को इस तरह से प्रवाहित करेगा और ये दलदली क्षेत्र बन जाएगा, जिसको हम कहेंगे तराई क्षेत्र। उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी भावर पे आइए। तो भावर की कुछ विशेषताएं आपने देख ली, ये बड़े कंकड़ बजरी से बना हुआ है। अगली विशेषता हमने बताई कि नदियां, जो छोटी नदियां हैं, वो इस भाबर क्षेत्र में गायब हो जाती हैं। तो कहाँ गायब हो जाती हैं? क्योंकि वो उसके नीचे नीचे प्रवाहित होना शुरू कर देती हैं और फिर वो दूर जा करके जब भाबर खत्म होता है, उसके आगे जा करके बहुत सारी धाराओं में फैलाव के साथ निकलती हैं। इसी वजह से उस क्षेत्र को बहुत नमी युक्त और दलदली कर देती हैं। उस क्षेत्र को तराई कहा जाता है, जो अगला हमारा टॉपिक होगा। तो पहले हमने भाबर को समझ लिया, अब इसको हम नोट कर लेते हैं। क्या इसमें लिखना है आपको? ये चित्र आप बना लीजिएगा, चित्र इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में भी आप इसे बनाएंगे। तो पहला पॉइंट आप नोट करेंगे कि भाबर का निर्माण कहाँ पे होता है? भाबर का निर्माण गिरिपदीय क्षेत्र में होता है। गिरिपदीय यानी पर्वत के पद के पास में, जड़ के पास में भाबर का निर्माण गिरिपदीय क्षेत्र में होता है। क्षेत्र में होता है यानी शिवालिक गिरिपदीय क्षेत्र में होता है। क्यों होता है? दूसरी चीज लिखिए, पर्वत से उतरने वाली नदी, पर्वत से उतरने वाली नदी वेग, परिवहन क्षमता, अपर्दन क्षमता, तीनों चीजें, वेग, परिवहन क्षमता, अपर्दन क्षमता की अधिकता के कारण, उस वहां पे तीनों चीजें अधिक हैं, अधिकता के कारण बहुत सारा मलबा लाती हैं कटान करके। अगला पॉइंट कैसे बना? अब ये तो प्रक्रिया आपने देख ली, ये फिर इकट्ठा क्यों हो गया? यहां पे लिखिए, गिरिपद के पास यानी पर्वत के रूट के पास में, गिरिपद के पास अचानक ढाल कम हो जाने की वजह से, ढाल कम हो जाने के कारण, देखिए नोट्स में लिख सब कुछ लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम के टाइम अगर रिवाइज नहीं करेंगे तो दिक्कत होगी और चीजें भूल जाएंगे आप। गिरिपद के पास अचानक ढाल कम हो जाने के कारण नदी भारी मलबे को वहीं पर जमा कर देती है, वहीं पर जमा कर देती, जैसा ऊपर आपको हमने समझाया, कर देती है। अगला बिंदु लिखें, इसको मिटा रहा हूं मैं। फोर्थ पॉइंट रहेगा, यहां पे जमा कर देती हैं। लिखिए, यह मलबा बड़े बड़े पत्थरों, यह मलबा बड़े बड़े पत्थरों, बजरी, कंकड़ आदि से बना होता है, आदि से निर्मित होता है, निर्मित होता है। इसी क्षेत्र को, इसी जमे क्षेत्र को, है ना, इसी जमे क्षेत्र को या अवसाद को भी लिख सकते हैं, अवसाद को भाबर कहा जाता है, भाबर कहते हैं। इंग्लिश में भी भाबर ही कहेंगे, भाबर कहते हैं। अगला पॉइंट, यह अत्यधिक पारगम्य होता है, अत्यधिक पारगम्य यानी रंध्र छिद्र युक्त होता है, पोरस होता है, इंग्लिश में कहेंगे। यह अत्यधिक पारगम्य होता है,
क्यों होता है पारगम? क्योंकि बड़े बड़े टुकड़े हैं तो इसके अंदर पानी आसानी से नीचे जा सकता है और नीचे नीचे प्रवाहित हो सकता है, तो यह अत्यधिक पारगम्य होता है। इसलिए छोटी नदियां इसमें गायब हो जाती हैं। इसमें गायब हो जाती है। कैसे? आपको समझा दिया, गायब हो जाती है। आपको बता दिया कि वो गायब होके कहीं चली नहीं जाती हैं, वो नीचे प्रवाहित होती रहती है, इसलिए हमको दिखती नहीं है। और भाबर के आगे जाके निकलती हैं। भाबर के आगे कई सरिताओं के रूप में निकलती हैं। कई सरिताओं के रूप में। कई क्यों हो जाते हैं ये भी हमने आपको बता दिया, क्योंकि वो सब बोल्डर होते हैं, उसके अंदर वो धारा को बांट देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो और बाबर के आगे कई सरिताओं के रूप में निकलती हैं, रूप में निकलती हैं और तराई का निर्माण करती हैं। अभी तराई को हम समझ लेंगे। तराई का निर्माण करती हैं, लेकिन यहां पर भी आपको रेफरेंस देना पड़ेगा कि इससे तराई बन जाएगी, तराई क्षेत्र बनेगा, दलदली क्षेत्र। तो इतना आपको हमने बता दिया कि यहां पर किस प्रकार से भाबर का निर्माण हो गया और भाबर में नदी गायब हो गई। नदी बहुत बड़ी वाली नदी नहीं गायब होगी, छोटी नदियां गायब हो जाएंगी। जो बहुत बड़ी होगी वो तो रहेगी, दिखेगी, ज्यादातर दिखेगी वो। अगला बिंदु शिवालिक। अब भारत में नाम भी दे दीजिए ना पर्वत का। शिवालिक के गिरिपदीय क्षेत्र में, गिरिपदीय क्षेत्र में सिंधु से लेकर के, सिंधु नदी से लेकर के तीस्ता नदी तक भाबर पाया जाता है। तीस्ता नदी तक इसका विस्तार है। देखिए सिंधु यहां से पाकिस्तान में प्रवेश करती है, तो ये पर्वत के किनारे किनारे ही भाबर बनता है यहां पे, यानी ये जो क्षेत्र है शुरुआत का ये भाबर होगा यहां तक, तीस्ता नदी यहां सिक्किम तक। तो ये शुरुआत का जो बेल्ट होता है वो भाबर होता है हमेशा, क्योंकि शुरू में बड़े बड़े बोल्डर और पत्थर, पर्वत के किनारे किनारे जो मैदान होता है वो भाबर होता है। तो शिवालिक के गिरिपदीय क्षेत्र में, शिवालिक पूरा यहां से यहां तक फैला हुआ है, उसी के किनारे किनारे नदियों ने बड़े बड़े बोल्डर को जमा किया है। तो वो जो है सिंधु से तीस्ता तक इसका विस्तार है और लगभग 8 से 16 किलोमीटर चौड़ा है, चौड़ा क्षेत्र है। यानी 8 से लेकर 16 किलोमीटर तक चौड़ाई की ये पट्टी है, बिल्कुल इस तरह से। ये समझ लीजिए भाबर है शुरुआत का। तो देखिए भाबर सब कहीं पड़ेगा आपका, शिवालिक के किनारे किनारे भाबर का क्षेत्र पाया जाएगा। अब ये बताएं कि ये मोटे मोटे बजरी, पत्थर, कंकड़ इत्यादि से बना हुआ है, तो क्या यह कृषि योग्य होगा? क्या इस पे खेती की जा सकती है? और किस प्रकार की वनस्पतियां इसमें पाई जाएंगी? क्या चीजें होंगी भाबर में? तो भाबर में कृषि तो बहुत कठिन है, क्योंकि इस क्षेत्र में इतनी ज्यादा बजरी, कंकड़, पत्थर और बड़े बड़े बोल्डर्स हैं, तो यहां पे कृषि करना संभव नहीं है। तो अगला बिंदु हम लिखेंगे, यह कृषि के लिए अनुपयोगी है। यह कृषि के लिए अनुपयोगी है, अनुपयोगी है, कृषि नहीं हो सकती है। यहां पर लंबी जड़ों वाली वनस्पतियां पाई जाती हैं। लंबी जड़ों वाली, कारण बता सकते हैं लंबी जड़ों वाली वनस्पतियां क्यों पाई जाएंगी? पाई जाती हैं किस प्रकार की वनस्पतियां? जिनकी जड़ें लंबी होंगी, क्योंकि उनको धरातल बहुत गहराई में मिलेगा। इस तरह से पर्वत के बाद में ये एक मोटे मोटे पत्थरों का क्षेत्र है, तो यहां पे अगर कोई पेड़ उग रहा है इस तरह से, तो उसकी जड़ें इतनी लंबी होनी चाहिए कि वो यहां जाकर के धरातल से पानी ले सके, यानी पूरा ये बोल्डर और कंकड़ पत्थर को पार करके नीचे जड़ें जाएं। तो लंबी जड़ों वाली वनस्पतियां यहां पर उगती हैं, पाई जाती हैं। तो भाबर के विषय में इतनी जानकारी काफी है।
अगर संक्षिप्त में इसे समझना चाहें तो सिर्फ आपको इतना बताना है कि जब शिवालिक से नदियां उतरती हैं तो अपने साथ वो वेग की वजह से बहुत सारे कंकड़ पत्थर बजरी को लेकर के आती हैं, और जैसे ही वो मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती हैं उनका ढाल मंद हो जाता है। इस वजह से बड़े बड़े टुकड़ों को पर्वत के उसी पद क्षेत्र में यानी चरण क्षेत्र में या गिरिपदीय क्षेत्र में छोड़ देती हैं, जिसके वजह से वहां पर उन बड़े बड़े कंकड़ बजरी पत्थर का जमाव हो जाता है और उस जमे हुए क्षेत्र को भाबर कहा जाता है। भाबर में चूंकि कंकड़ पत्थर बजरी इन सब की अधिकता है, इस वजह से वो छिद्र में है, पोरस है, और नदी का पानी उसी के अंदर विलुप्त हो जाता है। इसलिए भाबर क्षेत्र में नदियां गायब हो जाती हैं, छोटी नदियां, और आगे जाकर के वो कई धाराओं में निकलती हैं, क्योंकि इस ककड़ीले क्षेत्र की वजह से उनका पानी कई धाराओं में बट जाता है, और वो कई धाराओं की वजह से वो ज़्यादा क्षेत्र में बहती हैं, इसीलिए मिट्टी को दलदली या नम कर देती हैं, और वो नम और दलदली क्षेत्र तराई कहलाता है। तो तराई का लोकेशन क्या होगा? भाबर के बाद में। अगर बात करेंगे यहाँ नक्शे के हिसाब से तो शिवालिक, शिवालिक के बाद में भाबर, और भाबर के बाद में तराई का क्षेत्र यहीं पर डेवलप हो जाएगा। इसके बाद में कौन सा आ जाएगा? तराई का क्षेत्र आ जाएगा। अभी इसको एक चित्र के माध्यम से आपको पूरा बता देंगे। तो यह आ गया आपका वनस्पति पे बात आती है। तो वनस्पति भाबर क्षेत्र में किस प्रकार की होगी? लंबी जड़ों वाली वनस्पतियां पाई जाएंगी, और इसमें कृषि कार्य के लिए यह अनुपयोगी है, यानी उपयुक्त नहीं है। चलिए अब तराई पे बात करते हैं। तो तराई क्षेत्र को हमने आपको समझा ही दिया है, सिर्फ इसे आपको पॉइंट में नोट करना है कि तराई क्षेत्र में क्या लिखेंगे हम और कौन से प्रश्न हमसे बन सकते हैं। तराई, दूसरा है तराई, इंग्लिश में भी तराई ही लिखेंगे। तो ये दलदली क्षेत्र होता है। तराई जो क्षेत्र होता है, तर मतलब नम स्थान, जो भूमि होती है वो बहुत दलदली, बहुत पानी युक्त होती है, नमी युक्त होती है। तो जब शिवालिक से, इसको भी चित्र के माध्यम से समझें कि ये शिवालिक हमारा है। अब सिर्फ शिवालिक बनाएंगे। ये शिवालिक पर्वत हो गया। पर्वत से नदी उतरी तो सबसे पहले उसने क्या बनाया? ये बड़े बड़े बोल्डर वाला क्षेत्र उसने बनाया, जहां पे मोटे मोटे टुकड़ों को उसने इकट्ठा किया, और ये कहलाया भाबर। ये नदी आ रही थी, नदी ने सबसे पहले मोटे मोटे टुकड़ों को जमा किया, जो भाबर कहलाए। भाबर के बाद में पतले पतले टुकड़ों का जमाव होगा। जब नदी आगे तमाम धाराओं के रूप में निकलेगी तो वो क्षेत्र को दलदली बनाएगी, और जो महीन टुकड़े हैं उसके साथ में उनको डिपॉजिट करेगी, और यह दलदली क्षेत्र कहलाएगा तराई। तराई ये क्या है? नम एवं दलदली क्षेत्र है। तो पॉइंट में क्या नोट करेंगे? भाबर को पार करके, देखिए जब सिर्फ तराई पे लिखना होगा तब आपको शुरू से लिखना होगा कि भाबर के नदियां किस प्रकार से आई, लेकिन यहां पर सिर्फ चूंकि हम पीछे लिख चुके हैं भाबर के विषय में तो हमें समझने में दिक्कत नहीं होगी, इसलिए हम सीधे यहीं से लिखेंगे। भाबर को पार करके जब नदी आगे निकलती है तो कई धाराओं में बट जाती है, कई धाराओं में बट जाती है। इस कारण क्या होगा? क्षेत्र दलदली एवं नमी से भरा हो जाएगा। इस कारण क्षेत्र नमी और क्षेत्र नमी युक्त, सेंटेंस सही लिखें, नमी युक्त और दलदली हो जाता है। इसे तराई कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? तराई कहते हैं। तो भारत में इसकी लोकेशन के विषय में क्या लिखेंगे? भारत में शिवालिक के दक्षिण में भाबर पाया जाता है और भाबर के दक्षिण में तराई क्षेत्र पाया जाता है, जैसे चित्र में हमने दर्शाया है। शिवालिक, इस तरह चित्र बना लेंगे, शिवालिक, उसके बाद भाबर, भाबर के बाद में तराई, और तराई के आगे जो है बांगर और खादर आगे जो है डेवलप होंगे मैदान।
तो ये सब मैदान के ही पार्ट हैं, मैदान यहीं से स्टार्ट हो गया। भावर मैदान का ही भाग है, तराई मैदान का ही भाग है। आगे जो आपका बांगर और खादर भी पढ़ेंगे वो भी तराई के, वो भी जो है मैदान के ही भाग हैं सब। तो ये क्षेत्रीय विभाजन नहीं है, ये संरचना के आधार पे है। देखिए भाबर का स्ट्रक्चर के आधार पे उसको भाबर नाम दिया गया है। तराई के लक्षण अलग हैं, कुछ अलग प्रकार का है, इसीलिए इसको तराई नाम दिया गया है। और ये सब कहीं पाया जाएगा, यानी ऐसा नहीं है कि ये किसी क्षेत्र विशेष में है। हाँ, किसी क्षेत्र विशेष में जहाँ वर्षा ज़्यादा होती है, जहाँ पानी और अधिक है, वहाँ पे तराई की चौड़ाई या क्षेत्र विस्तार में अंतर हो सकता है, कहीं पर कम कहीं पर ज़्यादा, लेकिन ये एक प्रकार है। तो तराई कहाँ पर ज़्यादा पाई जाती है? तराई जो है ये पूरब के क्षेत्र में ज़्यादा चौड़ाई में स्थित है और पश्चिम की तरफ सकरी है। तो आप लिख सकते हैं कि तराई क्षेत्र पूरब में अधिक चौड़ा है, अधिक चौड़ा है पूरब में। और आप भाबर वाले में अगर लिखना चाहें तो भाबर जो है वो पश्चिम वाले क्षेत्र में अधिक चौड़ा है। उसमें भी एक पॉइंट बढ़ा लीजिएगा, भाबर वाली हेडिंग में जो भाबर का क्षेत्र है वो पश्चिम की तरफ अधिक चौड़ा है, पूरब की तरफ वो सकरा होता चला जाता है। और जो तराई क्षेत्र है वो पश्चिम की तरफ सकरा है और पूरब की तरफ चौड़ा होता चला जाता है। इसकी वजह है, आप समझ लीजिए, जो पूर्वी हिमालय है इधर ऊंचाई ज़्यादा है। आप देखिए कंचनजंगा, एवरेस्ट, ये सब क्या है, इधर ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं। तो अगर ऊंचे ऊंचे पर्वत से नदी निकलती है तो उनका वेग जो है वो ज़्यादा होता है, इसीलिए जो है वो जो कंकड़ पत्थर हैं वो कम क्षेत्र में जमा होते हैं और तराई क्षेत्र लंबा बन जाता है, क्योंकि दूर तक वो जो है नमी को ज़्यादा छितर करके पानी जमा करता है। इसीलिए तराई क्षेत्र इधर ज़्यादा है, बिहार और ये पश्चिम बंगाल की तरफ। इधर जो है नदियों का वेग कम होने की वजह से जो है वो कंकड़ पत्थर ज़्यादा दूर तक जमा हो जाते हैं, क्योंकि वेग और ज़्यादा कम है ना, तो कंकड़ पत्थर ज़्यादा दूर तक जमा होंगे, इसलिए भावर जो है वो ज़्यादा लंबा बनेगा और तराई कम बनेगा। तो ये दोनों में विस्तार में अंतर हो जाएगा। तो ये हो गया तराई। अब तराई क्षेत्र में कृषि और वनस्पति की अगर हम बात करें तो देखिए तराई क्षेत्र में नमी ज़्यादा है, दलदली क्षेत्र है, इसका मतलब है प्राकृतिक वनस्पति वहाँ पर पाई जाएगी, यानी प्राकृतिक रूप से वहाँ वन वगैरह पाए जाएंगे। तो यहाँ पर अगला पॉइंट नोट करेंगे, यहाँ पर प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव, जब वनस्पति होगी प्राकृतिक तो वन में रहने वाले प्राणी भी अधिक होंगे। तो यहाँ पर प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव की अधिकता है, वन्य जीव अधिक पाए जाते हैं, अधिक पाए जाते हैं। खेती की बात करें अगर तो कृषि योग्य ये पहले से तैयार नहीं होता है, लेकिन मानविक श्रम यानी मनुष्य तकनीक और उसके द्वारा इन वनों को साफ करके यहाँ पर कृषि कर रहा है। यानी तराई क्षेत्र कृषि योग्य है, प्राकृतिक रूप से तो नहीं, लेकिन मनुष्य अपने मेहनत और परिश्रम से इन क्षेत्रों को साफ करके कृषि योग्य बना सकता है, क्योंकि मिट्टी उपजाऊ है, क्योंकि जल के द्वारा ढोकर लाई गई है। तो इसी में पाए जाते। इसी में आगे अगला पॉइंट बढ़ा दीजिएगा, कृषि कार्य वनों को साफ करके किया जाता है, साफ करके कर सकते हैं और किया भी जा रहा है, कर सकते हैं। यहां पर जो है लिखिए चावल, गन्ना, ज्वार आदि की कृषि की जाती है। जो भी अधिक पानी वाले क्षेत्र में फसलें की जाती हैं, जिनको चावल वगैरह है जैसे, तो वो आसानी से इन क्षेत्रों में की जा सकती है और की जा रही है। तो ये हो गया आपका तराई के विषय में। तराई के बाद हमने बताया आपका क्षेत्र आ जाता है बांगर और उसके बाद खादर। तो बांगर को पढ़ेंगे, इतना आप नोट कर लीजिए। तराई आपने समझ लिया। अब देखिए बांगर और खादर में थोड़ा सा अंतर है बस। जब आप तराई के आगे बढ़ेंगे तो तराई क्षेत्र में हमने बताया कि नदियां क्या होती हैं,
नदियां बहुत सारा फैलाव में फैल जाती हैं, इसी वजह से दलदल बन जाता है। अब उसके आगे क्या होगा, अब थोड़ा सा स्ट्रक्चर हम दूसरे तरीके से बनाएंगे, समझिएगा आप। अब हम पढ़ने जा रहे हैं बांगर, इंग्लिश में भी बांगर ही लिखेंगे, बांगर। अब देखिए स्ट्रक्चर को समझ लेंगे तो आसानी रहेगी। ये इस तरह से पर्वत का क्षेत्र था हमारा शिवालिक। अब चित्र हम इस तरह से बना रहे हैं, ये है शिवालिक। शिवालिक के बाद नदियां उतरी, बहुत सी नदियां यहां से आई, नदियां सब पर्वतों से नदियां उतरी और उन्होंने जो है बजरी का एक क्षेत्र डेवलप किया। जब नदियों का वेग हो गया कम तो उन्होंने मोटी मोटे जो पर्वत और कंकड़ थे उनको आगे ले नहीं जा पाई और उन्होंने इस गिरिपदी क्षेत्र में यानी शिवालिक के जड़ के पास में इस बजरी को छोड़ दिया। सबसे पहले शुरुआत में ज़्यादा बड़े बड़े मिलेंगे, फिर धीरे धीरे छोटे छोटे होते होते इस तरह छोड़ दिया। ये नदियाँ बहुत सारे क्षेत्र में निकली, यानी एक धारा थी वो कई कई जगह निकली। इसके अंदर जब गायब होकर के आगे निकली तो उसने बहुत दूर तक जो है चीका मिट्टी यानी पतली मिट्टी जो है उसको जमा किया जा करके, यानी बड़ी बड़ी तो पहले जमा हो गई, जो छोटी छोटी हैं वो दूर तक जमा होंगी इस तरह से, और ये कहलाएगा तराई। इसमें यहां तक कोई दिक्कत, बांगर को आपने समझ लिया, फिर तराई को आपने समझ लिया। तराई के बाद में ऐसा तो है नहीं कि नदियां जो बहुत ज्यादा विस्तृत हो गई थी क्षेत्र में वो उसी तरह बहती रहेंगी। ये नदियां फिर किसी एक धारा में तब्दील होंगी, इस तरह आकर के फिर एक धारा बन जाएगी नदी की इस तरह से। ये सब इकट्ठा होकर फिर आगे चल करके जिधर ढाल मिलेगा उधर को नदियां जो है वो फिर एक धारा पकड़ने की कोशिश करेंगी। ऐसा तो है नहीं कि वो पूरी धरती पर ही बहती रहेंगी। तो यहाँ तो बहुत सारा प्रवाह था, इसीलिए ये दलदली क्षेत्र बन गया और इसके बाद नदियां फिर जो है अपनी धाराओं को पकड़ती हैं ढाल के हिसाब से और फिर वो बहती हैं। अब यहाँ पर हम समझना चाह रहे हैं बांगर और उसके बाद हम साथ में ही खादर को भी समझ लेंगे, लिखेंगे अलग अलग। तो अब जो ये शुरुआत में नदियां जल के साथ जो बहा करके मिट्टी लाती हैं वो अपने क्षेत्रों में जमा करती हैं, यानी नदी शुरुआत में जो है यहां तक मान लेते हैं कि एक नदी, अब एक ही को हम मान लेते हैं तभी समझ में आएगा आपके। मान लेते हैं शुरुआत में नदी का बाढ़ का पानी यहां तक आता था, इधर भी और इधर भी, तो यहां तक उसने मिट्टी जमा की। ये सब जो है उसने अवसाद जमा की, ये पुराना अवसाद है, पहले यहां तक क्षेत्र आता था इसका। ये इस तरह से अपने आसपास बाढ़ के द्वारा जब पानी बढ़ता है तो वो अपने द्वारा लाई गई मिट्टी को क्षेत्र में फैलाता है। ये सब गंगा का मैदान जो आप लखनऊ, कानपुर, पटना ये सब देखते हैं क्या मैदानी क्षेत्र है। ये जमीन कैसे बनी है, ये जमीन शिवालिक के द्वारा ढो करके लाई गई नदियों की मिट्टी और प्रायद्वीपीय क्षेत्र से जो नदियां आती हैं उनके द्वारा लाई गई मिट्टी को जमा करके एक दो दिन में नहीं हजारों लाखों सालों में इस मैदान का निर्माण हुआ है। अब आप कहेंगे आज तो नहीं बनता, हमें दिखाई पड़ता है, वो बहुत धीरे धीरे चलने वाली प्रक्रिया है, आपको तुरंत नहीं दिखाई पड़ती है। इसी तरह ला करके मिट्टी ये सब क्षेत्र बनाया गया। तो ये जो पुराना क्षेत्र है, यानी आप कह सकते हैं कि नदियों द्वारा ढो करके लाई गई मिट्टी को जमा करने से जो मैदान बनता है उसको जलोढ़ मैदान कहते हैं। तो पहला पॉइंट हो गया कि नदियों द्वारा ढो करके लाई गई मिट्टी के जमा होने से जो मैदान बनता है, अवसादी चट्टान, उसे क्या कहते हैं, उसे जलोढ़ मैदान, एलुवियल प्लेन कहते हैं। एक तो बेसिक सी बात हो गई कि जलोढ़ मैदान यानी जल के द्वारा ढोकर लाई गई मिट्टी से बना मैदान।
तो जलोढ़ मैदान ये बन गया आपका, ये क्या है, ये जलोढ़ मैदान बन गया। अब जलोढ़ मैदान में बांगर और दूसरी चीज हम समझेंगे खादर, समझ लेंगे यहीं पे। तो बांगर क्या है और खादर क्या है। तो शुरुआत में दूर तक ये नदी अपना अवसाद जमा करती थी, लेकिन धीरे धीरे समय होने पर नदी अपने क्षेत्र को गहरा करती जाती है। गहराई बढ़ जाने की वजह से अब वो दूर तक अपने अवसादों को नहीं भेज पा रही होगी। तो इसका मतलब है कुछ समय बाद इस मिट्टी ने सिर्फ यहां तक फैलाव करना शुरू किया होगा। ये कुछ समय बाद ये ज्यादा दूर तक अपने बाढ़ का पानी नहीं पहुंचा पा रही होगी। इस वजह से अब इसमें दो क्षेत्र हो गए। एक तो ये पुराना जलोढ़ है, ये क्या है, पुराना जलोढ़ है, जहां पहले बाढ़ का पानी पहुंचता रहा होगा कभी, तभी उस मैदान का निर्माण हुआ होगा। तो दोनों तरफ, नदियों के दोनों तरफ वह जलोढ़ के मैदान जो पुराने हैं, पहले जमा किए गए थे, उनको ही कहा जाता है बांगर। और खादर जो होते हैं वो नदियों के निकट होते हैं। खादर वह क्षेत्र होते हैं जहां अभी जल्दी में नदी ने नई जलोढ़ परत बिछाई है, यानी वहां पर बाढ़ का पानी अब भी पहुंचता है हर वर्ष और नए क्षेत्रों का निर्माण होता है, नए मिट्टी का जमा होता है, उसको कहा जाता है खादर। तो ये कौन सा हो गया, ये है नया जलोढ़। यानी कि आप कह सकते हैं कि जलोढ़ मैदान में दो तरीके के मैदान हैं। एक तो है पुरानी जलोढ़ मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मृदा या मैदान आप कह सकते हैं। मैदान लिख रहे हैं तो मैदान ही लिखें, तभी समझ में आपको आएगा। मैदान और मिट्टी आप कह सकते हैं पुराना जलोढ़ मैदान और नया जलोढ़ मैदान। पुराना और नया कैसे बना आप जान रहे हैं। जहां तक पहले जाता था पुराना, और उसके बाद में नया, जहां अब भी उसके ऊपर नई मृदा बिछती जा रही है, उसकी अपेक्षाकृत वो बहुत नया है, नवीनतम है। तो दो प्रकार के हो गए। तो जो पुरानी जलोढ़ मृदा है उसको कहा जाता है बांगर, सिर्फ शब्द का अंतर है, और जो नई है वो कहलाती है खादर। बस यही अंतर है दोनों में, और दोनों में सेम चीज आपको लिखनी है बांगर और खादर में। तो बांगर हेडिंग डाली थी तो आपने लिखा नदियों द्वारा ढोकर लाई गई मिट्टी से जमा होने से मैदान बनता है, उसे जलोढ़ मैदान कहते हैं। और जलोढ़ मैदान दो प्रकार के होते हैं, पुराना जलोढ़ मैदान बांगर कहलाता है और नया जलोढ़ मिट्टी से बना मैदान खादर कहलाता है। तो इस प्रकार से बांगर और खादर में आप दोनों हेडिंग में यही सेम चीज लिख सकते हैं। अब इसमें कुछ चीजें और हम अंतर करेंगे, वो क्या है। तो अभी बांगर की बात करें तो बांगर जो है वो कृषि कार्य के लिए उतना उपजाऊ नहीं है। अभी हम सिर्फ बांगर में ही लिख रहे हैं, खादर सिर्फ समझाने के लिए बताया था आपको। तो अगला पॉइंट यहां क्या हो गया, पुरानी जलोढ़ मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर कहा जाता है। बांगर कहा जाता है, इसको आप बना लीजिएगा। अब बांगर की क्या क्या विशेषताएं हैं, बांगर में क्या क्या है देखिए। अगला पॉइंट आपने पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर कहा जाता है लिख लिया। अब आप लिखिए कि बांगर में कंकड़ अधिक होते हैं। ये पुरानी मिट्टी है, अधिक होते हैं, यानी इसमें लिखिए अशुद्ध कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। की अधिकता होती है। इसी कैल्शियम कार्बोनेट की अधिकता की वजह से मिट्टी जो होती है वो ककरीली हो जाती है, कंकड़ वाली। तो वो जो है बांगर ककड़ीला पथरीला क्षेत्र होता है, और इस क्षेत्र में कृषि की तो जा सकती है, ऐसा नहीं कृषि नहीं की जा सकती है, लेकिन बहुत परिश्रम का काम है। तो आप लिख सकते हैं कृषि के लिए, कृषि
के लिए अधिक उपयोगी नहीं है। हालांकि तकनीक एवं मानव श्रम से कृषि की जा सकती है। देखिए, तकनीक और खाद इत्यादि का उपयोग करके मानविक श्रम से कृषि तो आप पर्वत पे भी कर सकते हैं, लेकिन बांगर जो होता है वो कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है, उपयोगी नहीं है। तकनीक वगैरह का इस्तेमाल करके आप खेतों को सही कर लेते हैं, बंजर से बंजर रेगिस्तान को भी आप कृषि योग्य बना लेते हैं, तो वो पॉइंट आप लिख सकते हैं ऑप्शन के रूप में, लेकिन अधिक उपयोगी नहीं है। और इसमें जो है कंकड़ पाए जाते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट की अधिकता होती है। अब अगर इस क्षेत्र में सिंचाई अधिक कर दी जाए, क्योंकि कृषि तो की ही जाएगी, क्योंकि क्षेत्र में बहुत ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है, उत्तर भारत के मैदान में बहुत सी जनसंख्या, सबसे ज़्यादा सर्वाधिक जनसंख्या इसी क्षेत्र में रहती भारत की। तो यहाँ पर अब हमने बताया था कि आपको एक रेह समझना है और एक समझना है भूड़। दो चीज़ों को हम और समझेंगे इसी के साथ में, रेह क्या है और भूड़ क्या है। तो जब अगर सिंचाई अत्यधिक कर दी जाए इस बांगर क्षेत्र की, तो उसके ऊपर एक साल्टी लेयर बन जाती है, एक लवण छारी जो होती है उसकी एक परत बन जाती है, तब उसे रेह कहा जाता है। तो यहीं पर आप बांगर के अंतर्गत ही हेडिंग रेह डाल करके लिख लें कि जब बांगर मिट्टी की अत्यधिक सिंचाई या मतलब पानी, सिंचाई का मतलब है अत्यधिक पानी अगर इसके ऊपर आ जाता है, कर दी जाती है। अब सिंचाई से ना समझिएगा कि मनुष्य ही सिंचाई करेगा तभी जो है वो रेह बनेगी। प्राकृतिक रूप से भी अगर पानी भर दिया जाता है तो बांगर मिट्टी की अत्यधिक सिंचाई कर दी जाती है, तब एक क्षारीय लवण साल्ट की परत बन जाती है, जिसे रेहू कहा जाता है, रेह कहते हैं, रेह। और रेह जो है वो सोरा का जो है ये एक प्राप्त करने का एक संसाधन है। यानी इससे क्या प्राप्त किया जाता है? सोरा। इससे सोरा प्राप्त किया जाता है। लोग इसका बहुत तरीके से उपयोग करते हैं। सोरा प्राप्त किया जाता है, इसको लोग जो है धावन सोडा के रूप में भी जो है वो ले जाते हैं और उपयोग करते हैं। काफ़ी चीज़ें इससे की जाती हैं रेह से, तो सोरा प्राप्त करते हैं रेह। अब भूड़ क्या है? भूड़ जो होता है, जब हमने आपको पहले बताया कि बांगर क्षेत्र में जो है वो कंकड़ पत्थर अधिक होते हैं, ऊपर मुलायम मिट्टी की भी परत होती है, ज़्यादा अगर हटाओगे खोदोगे तो और ज़्यादा कंकड़ पत्थर मिलेंगे आपको। तो जब कभी इस बांगर क्षेत्र से ऊपर की जो मुलायम मिट्टी होती है वो अपर्दित हो जाती है, अपक्षयित हो जाती है, तो कंकड़ पत्थर वहां पर अधिकता से दिखाई पड़ने लगते हैं, तब उस क्षेत्र को भूड़ कहा जाता है। यानी कि रेह और भूड़ जो है वो बांगर में ही पाए जाते हैं। दोनों चीज़ें कंडीशंस हैं। अगर वहाँ पे जो क्षारीय लवण यानी साल्ट की लेयर बन गई है तो उसमें जो है उसको रेह कहा जाता है। और दूसरी चीज़ जो है भूड़, भूड़ कब कहते हैं उसी को? भूड़। तो भूड़ कहते हैं जब बांगर की ऊपरी मुलायम मिट्टी अपक्षय अपर्दन के द्वारा हट जाती है। अपक्षय अपर्दन दोनों चीजें आप पढ़ चुके हैं। अपक्षय क्या होता है? मिट्टी का अपने स्थान पे टूट फूट जाना। अपर्दन का मतलब है उसको टूटने के बाद वहां से हटा दिया जाए पवन, जल या हिमानी द्वारा।
तो जब बांगर की ऊपरी मुलायम मिट्टी अपक्षय अपर्दन के द्वारा नष्ट हो जाती है, हट जाती है अपने स्थान से, के द्वारा नष्ट हो जाती है, तो बचे ककरीले क्षेत्र को, तो बचे, अब कंकड़ वाला ही क्षेत्र तो बचेगा, ककरीले क्षेत्र को भूड़ कहते हैं। भूमिगत जल के लिए आप इसको लिख सकते हैं, यहीं पर बढ़ा लीजिए, कृषि की जा सकती है। यहाँ भूमिगत जल पाया जाता है, भूमिगत जल पाया जाता है, पूछ लिया जाता है कभी कभी, यानी जल अधिग्रहण का एक क्षेत्र है। और ये पुराना जलोढ़ है, तो पुराने जलोढ़ में किस प्रकार के जीवाश्म पाए जाएंगे, यानी जब वो जलोढ़ बना होगा उस समय जो जीव जंतु वहाँ पर रहते होंगे, मरे होंगे, तो वो उसी मिट्टी में दफन हो गए होंगे, दब गए होंगे, तो उन्हीं जीवों के जीवाश्म वहाँ पर मिलते हैं। तो एक पॉइंट आप इसमें बढ़ा लीजिएगा कि जो बांगर क्षेत्र होते हैं वहाँ पर हाथी, घोड़े और इन सब जानवरों के जो है वो जीवाश्म मिलते हैं, जिसका अर्थ है कि कभी वहाँ पर इस प्रकार के जीव जंतु रहा करते होंगे। और जो खादर है, खादर में किस प्रकार के जीवाश्म मिलते हैं, चूंकि खादर अभी बन रहा है और नवीनतम है, तो खादर में वो जीवाश्म पाए जाते हैं जो अब भी उसी क्षेत्र में निवास कर रहे हैं। कुत्ते बिल्ली अब भी रह रहे हैं तो वो मरेंगे, उसी मिट्टी में दफन रहेंगे। तो इस प्रकार से जीवाश्मों में भी विविधता पाई जाती है, जिससे उसके पुराने होने का प्रमाण मिलता है। जैसे कि अभी आप यहाँ खोदोगे तो यहाँ पर हाथी के अवशेष आपको नहीं मिलने लगेंगे, क्योंकि अब वर्तमान में यहाँ पर हाथी नहीं रह रहे हैं। हाँ, पुराने बांगर क्षेत्र जहाँ पर पुराना जलोढ़ रहा होगा सदियों पहले, वहाँ हाथी रहा करते होंगे, तो वहाँ पर हाथी के शरीर के अवशेष पाए जाएंगे। अब वर्तमान में वहाँ तक जल का बहाव नदी का नहीं पहुँच पाता, इसीलिए नवीन मिट्टी वहाँ जमा नहीं होती है, और जो पुरानी है वो ककड़ीली और पथरीली मिट्टी पाई जाती है, जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट की अधिकता है, और इसीलिए वो कंकड़ में तब्दील हो गई है। रेह और भूड़ उसी की दो अवस्थाएं हैं जो सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग स्थान पर पाई जा सकती हैं। अब अगर यहाँ पर हम लोकेशन देखें तो शिवालिक के बाद बांगर, बांगर के बाद तराई, और तराई के बाद में यहाँ पर ये बांगर नहीं है, भाबर है, ये है भाबर। भाबर के बाद में तराई, तराई के बाद में बांगर या खादर पाए जाते हैं। लिखने में यहाँ पर संशोधन कर लीजिएगा, लिखने में गलत हो गया यहाँ पर भाबर। तो इस तरह से हो गया। अब हम समझ लेते हैं खादर की मिसे। खादर में क्या लिखेंगे, चित्र यही रहेगा, इसी से हम समझ लेंगे खादर को। आपको सब कुछ हमने बता ही दिया है, सिर्फ 2 पॉइंट नोट कर लेंगे ताकि आपको याद रहे। खादर, जैसे बांगर का निर्माण हुआ वैसे ही खादर का निर्माण नदी के द्वारा किया गया है, बस वो क्या है, वो नया जलोढ़ मैदान है। तो लिखिए नवीन जलोढ़। जलोढ़ का मतलब है एलुवियल, जो जल से ढोकर लाई गई मिट्टी। नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। खादर कहा जाता है। और ये नवीन है, यहां पर बाढ़ का पानी यानी बाढ़ का जल पहुंचता है। यहां पर बाढ़ का जल पहुंचता है, इसलिए उपजाऊ है, क्योंकि यहां पर नई मिट्टी बनती रहती है और खनिज तत्व वगैरह इसमें रिचार्ज होते रहते हैं, इसलिए उपजाऊ है और कृषि कार्य के लिए सर्वोत्तम है। कृषि के लिए सर्वोत्तम है, सबसे अच्छी यही है, कृषि के लिए सर्वोत्तम है। इस क्षेत्र में गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, गन्ना, हर एक चीज़ की खेती जो है इसमें आप नोट कर लीजिएगा। गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, सरसों, दलहन, तिलहन, सब कुछ जो है इसी खादर में पैदा किया जाता है। और ये खादर में जीवाश्म के विषय में बता दिया, वर्तमान के जीवों के ही जीवाश्म मिलेंगे। जब हम मिट्टियों पे डिस्कस करेंगे तो हम कितने प्रकार की क्या मिट्टियां हैं उस पर बात करेंगे।
तो ये नवीन जलोढ़ पंख हो गया। अब हमने भाबर समझ लिया, शिवालिक के बाद भाबर, भाबर के बाद तराई, तराई के बाद में आपके दो चीज़ें हो गई, पुराना वाला हो गया आपका बांगर और नया वाला हो गया खादर। अब इसके बाद नदी और आगे बढ़ेगी, इसी चित्र में बढ़ा लेंगे और बनाएगी डेल्टा। तो अगर यहां मैप में आप समझना चाहें तो बताइए कि जो है खादर कहां पे पाया जाएगा ज़्यादा और बांगर कहां ज़्यादा पाया जाएगा। जिधर से नदियां आ रही हैं उसके ऊपरी तरफ अगर जाएंगे तो आपको बांगर ज़्यादा मिलेगा, और जब ढाल की तरफ आते जाएंगे तो वहां पर खादर ज़्यादा मिलेगा। जैसे यहाँ पे पश्चिम बंगाल और बिहार और पूर्वी यूपी में जाएंगे तो यहाँ अब भी जो है नदियाँ दूर तक फैल करके पानी जमा करती हैं, तो वहाँ पर नवीन जलोढ़ मैदान पाया जाएगा जिसको खादर कहेंगे। और इधर पंजाब और हरियाणा के क्षेत्र में जाएंगे तो वहाँ पर ज़्यादातर बांगर आपको मिलेगा। तो ये हो गया। अब ये नदी और आगे बढ़ती है और फिर अंत में धीरे धीरे ढाल इसका बिल्कुल कम होता चला जाता है, और ये सब कुछ जितना कुछ अपने साथ लेकर के चल रही थी वो आखिरी में जा करके यहाँ पर जब वो समुद्र में मिलती है या जहाँ भी जाती है वहाँ पर जाके सब कुछ परित्याग कर देती है, सब कुछ वहीं पर अवसाद को जमा कर देती है, तब बनता है डेल्टा। तब आगे जा करके ये समस्त अपने अवसाद को जमा कर देती है और इसे कहा जाता है डेल्टा। तो डेल्टा क्या है? डेल्टा एक प्रकार से खादर का ही विस्तृत रूप है, यानी नया जो मिट्टी का जमाव चल रहा था उसी का एक्सटेंशन है, विस्तार है, जिसको डेल्टा कहा जाता है। और ये नदी के मुहाने पर बनता है। तो इसको हेडिंग डाल करके आप लिखें डेल्टा। डेल्टा क्या है? डेल्टा लिखिए यह नवीन जलोढ़ मृदा से निर्मित है। एक तो पहले लिखिए यह नदी के मुहाने पर स्थित होता है, आखिरी में मुहाने पर स्थित होता है आखिरी में। जैसे यहाँ पर गंगा नदी प्रवाहित हो रही तो गंगा नदी प्रवाहित होकर जब पश्चिम बंगाल से जाके यहाँ बंगाल की खाड़ी में पहुँचती है तब आखिरी में जो मैदान वो बनाती है उसे डेल्टा कहा जाता है। यह खादर का ही विस्तार है, खादर का ही विस्तार है। और क्यों बना? क्योंकि आखिरी में नदी वृद्धावस्था में आ गई, यानी अब ढाल बहुत मंद है। जैसे जैसे पर्वत से हम धीरे धीरे दूर आते जाते हैं वैसे वैसे नदी की स्पीड जो है वो कम होती चली जाती है, क्योंकि ढाल मंद होती चली जाती है। शुरुआत में यहाँ पर 20 सेंटीमीटर प्रति किलोमीटर की ढाल है, आगे जाके 15 और 10 हो जाती है। धीरे धीरे नदी जो है वो ज़मीन को काटती रहती है, इसी वजह से ढाल मंद होता चला जाता है। तो जब बिल्कुल ढाल कम हो जाएगा तो फिर आगे उसका वेग धीरे धीरे कम हो जाएगा, तो छोटे से छोटा बालू का कण भी वो वहीं पर बैठ जाएगा, वो आगे नहीं जाएगा। तो ये जो डेल्टा होता है यहाँ पर जा कर के नदी के साथ जो भी बह करके आ रहा है वो सब इकट्ठा हो जाता है, तब डेल्टा बनता है। तो यह खादर का ही विस्तार है। एक उदाहरण लिख लीजिए, जैसे गंगा का डेल्टा, गंगा ब्रह्मपुत्र, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा ये संयुक्त रूप से बनाती है। देखिए इधर से गंगा आती है, इधर से ब्रह्मपुत्र आती है, दोनों मिल करके यहाँ डेल्टा बनाती हैं। तो इसको गंगा ब्रह्मपुत्र का संयुक्त डेल्टा कहते हैं, जिसपे सुंदरबन स्थित है और इसको सुंदरबन डेल्टा नाम से जाना जाता है। इसका कुछ भाग भारत में भी है और बांग्लादेश में भी है। तो जैसे गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, जिसको क्या बोलते हैं? सुंदरबन। सुंदरबन यहाँ पे सुंदरी नामक वृक्षों की अधिकता पाई जाती है, इसीलिए इसे सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है। तो ये हो गया आपका डेल्टा, जो खादर का ही विस्तार है। तो इस प्रकार से हमने भाबर, तराई, बांगर, खादर, डेल्टा समझा और रेह और भूड़ को भी समझ लिया है। आज की इस क्लास में इतना ही। आगे जब हम अगली क्लास में आएंगे तो इसके प्रादेशिक विभाजन को डिस्कस करेंगे कि राजस्थान मैदान की क्या विशेषताएं हैं और इधर पंजाब, गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदानों की क्या क्या विशेषताएं हैं, कहाँ कहाँ पे विस्तृत है, कौन कौन सी चीज़ें और क्या क्या कृषि यहाँ पर की जाती है, उस पर डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं एक और बेहतर क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।